आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज़ 18 भी सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी अपील की है कि मास्क तब तक पहनना है जब तक वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया ना हो जाए। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव का जोर चल रहा है। शोर प्रचार थम चुका है। कल 4 जिलों की 30 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले ममता बनर्जी के एक चुनावी रैली में अपना गोत्र बताने पर सियासत गर्मा गई। प्रचार के आखिरी दिन ममता ने जीत के लिए आखिरी दांव चला। ममता बनर्जी कल नंदीग्राम में चुनाव प्रचार कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने अपना गोत्र शालिंडी बताया। ममता बनर्जी ने एक मंदिर में पूजा का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनका सार्वजनिक जीवन में गोत्र तो मां, माटी और मानुष है, लेकिन उनका निजी गोत्र शांडिल्य है। পরিবার মানুষের পরিবার। কিছুক্ষণ আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম। ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মা, মাটি, মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা শান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মা, মাটি, মানুষ গোত্র। पूर्वी मिदनापुर की रैली में ममता ने अपना गोत्र बताया तो बीजेपी नेता पलटवार करने में जुट गए। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बंगाल चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी अब अपना गोत्र बता रही हैं और खुद को कट्टर हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। ममता बनर्जी का हारना तय है। देखो भाई, ये लोग तो वो लोग हैं कि रूम में टोपी, रोड पे तिलक। अब इनका ये जो सेकुलर सिंडिकेट है, इस सेकुलर सिंडिकेट का तो कुछ कह नहीं सकते आप। इनकी तमाम देखिए, असम में कैसा सेकुलर सिंडिकेट चल रहा है। बदरुद्दीन साहब सेकुलर सिंडिकेट का हिस्सा है, वहाँ मुस्लिम लीग हिस्सा है, यहाँ पर भी एक साहब हिस्सा बन गए। तो ये जो कुछ टोटल पॉलिटिकल पाखंड है, ये पॉलिटिकल पाखंड पूरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, जनता के बीच में एक्सपोज हो गया। आज जनता जो है वो विकास देखना चाहती है, आज परफॉर्मेंस देखना चाहती है। आप परफॉर्मेंस में जीरो हैं, आप पंगे में हीरो बनी हुई हैं। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ हैं। अमित सिंह हमारे साथ नंदीग्राम से मौजूद हैं और अमित पांडे हावड़ा से इस वक्त साथ हैं। अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए जो स्थिति बनी हुई है बंगाल में, अब ऐसा क्यों है कि ममता बनर्जी को गोत्र बताने की नौबत आ रही है? देखिए, ममता बनर्जी ने कल गोत्र को लेकर बयान दिया, ठीक है। उससे पहले अगर हम देखें तो इनके तमाम नेताओं ने ममता बंदोपाध्याय करके सरनेम करके चुनावी रैलियों में उनके नाम का इस्तेमाल किया। तो ये साफ है कि इससे ये जाहिर होता है कि हिंदुत्व की ओर बढ़ती हुई ममता बनर्जी दिखती है और ये कोशिश करना चाहती हैं मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि वो ठीक उसी तरीके से हिंदुत्व से जुड़ी हुई है जैसे बीजेपी जुड़ी हुई है। और अब इसी गोत्र को लेकर जो बीजेपी है वो पलटवार हो गई है और बीजेपी इससे पहले भी आक्रामक होती रही है, क्योंकि गिरिराज सिंह खुद हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रहे हैं और लगातार ममता बनर्जी पर हमला बोलते रहे। तो इस बार उन्होंने ये भी बोला, साथ ही पहले से ही वह अपने ट्विटर के आगे शांडिल्य गिरिराज सिंह का नाम लगाते हैं। तो जब उन्होंने शांडिल्य गोत्र का जिक्र किया तब जाहिर सी बात है कि इसी बात को लेकर गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया और आने वाले दिनों में 2 चरण चुनाव लगभग खत्म होने को है। अब बाकी के जितने चरण चुनाव हैं उसमें भी हमें इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर है जो वह देखने को मिलेगा। जी,
बिल्कुल अमित, रहिए जरा आप साथ। अब आपको बताते हैं कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ममता को गोत्र वाला दाव क्यों चलना पड़ा। भवानीपुर से चुनाव लड़ने वाली ममता पहली बार नंदीग्राम से मैदान में है। बीजेपी लगातार ममता पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाती रही है और नंदीग्राम में 70% हिंदू वोटर हैं। नंदीग्राम में ममता का मुकाबला उनके पुराने साथी शुवेंदु अधिकारी से है, जो उन्हें अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं। नंदीग्राम और आसपास के इलाकों को अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। अधिकारी परिवार की हिंदू वोटरों पर अच्छी पकड़ है। शुवेंदु को 2016 के विधानसभा चुनाव में 67% वोट मिले थे। नंदीग्राम अभी शुवेंदु अधिकारी की सीट है। वहीं एआईएमआईएम नेता ने भी ममता के गोत्र वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और लिखा कि मेरे जैसे लोगों का क्या होगा जो शांडिल्य या जनेऊधारी नहीं है या किसी भगवान के भक्त नहीं है, चालीसा या पाठ भी नहीं करते। हर पार्टी महसूस कर रही है कि जीतने के लिए हिंदू पहचान बताना जरूरी है। यानी अमित सिंह से मेरा यह सवाल, कुल मिलाकर तो वैसे भी अब निशाना साध रहे हैं कि हर पार्टी अपने आप को हिंदू बताने में लगी हुई है, हिंदू पहचान बताने में लगी हुई है, और इसी कड़ी में ममता बनर्जी भी जुड़ गई। या बिल्कुल अर्पिता, और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी पर वो जो एक छाप है कि वो हिंदूवादी नेता है, हिंदू वोटर उनके साथ है, कहीं ना कहीं जब चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था तब उसी को साधने के लिए, हिंदू वोटरों को साधने के लिए ममता बनर्जी ने अपना गोत्र का जिक्र किया और उसके बाद गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी पर आरोप लगते रहे अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति करने का, उसी का कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने कल जवाब दिया और जवाब देने के बाद अब ओवैसी ने भी मोर्चा संभाल लिया है कि जिस तरीके, और ओवैसी ने निशाना साधा है ममता बनर्जी पर हिंदुत्व को लेकर। जिस तरीके से उन्होंने अपने गोत्र का जिक्र किया, जिस तरीके से वो दुर्गा पाठ करते आई है, जिस तरीके से वो चंडी पाठ करते आई है, अब ओवैसी ने भी निशाना साधा है क्योंकि ये चुनाव प्रचार इस वक्त खत्म हो गया है। कल सुबह से लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, कल 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, चाहे वो अल्पसंख्यक वोटर हो, चाहे वो हिंदू वोटर हो, हर तबके का वोट लेने की कोशिश करे। इस वजह से वो सभी जगहों पर घूम रही, इस वजह से उन्होंने अपना गोत्र का जिक्र किया। तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी भी हर जगहों पर घूम रहे हैं और शुवेंदु अधिकारी खुलेआम कह रहे हैं कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस समुदाय से बिलोंग करता है। तो वहीं अब ओवैसी भी यहाँ पर मैदान में कूद पड़े हैं। जिस तरीके से ओवैसी ने हमला किया है बिना जिक्र करते हुए ममता बनर्जी का, बिना नाम लिए हुए कि वो कोई चालीसा नहीं करते, वो कोई पाठ नहीं करते, उनके पास कोई जनेऊ नहीं है, लेकिन उनके लिए कौन होगा। तो जाहिर तौर पे चुनाव प्रचार नंदीग्राम में भले ही खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक टेम्परेचर है वो अभी भी हाई है। जी बिल्कुल अमित, जरा रहिए आप साथ। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद ममता बदली नजर आ रही है। बंगाल के लोगों के लिए ममता का यह अंदाज नया है। पिछले 1 महीने से ममता खुद को हिंदू बताने में जुटी हैं। वो नंदीग्राम के कई मंदिरों के दर्शन कर चुकी हैं। कई रैलियों के दौरान ममता मंच से चंडी पाठ करती भी नजर आई। ममता ने खुद बताया कि वो रोज घर से निकलने के पहले चंडी पाठ करती हैं और अब उन्होंने अपना गोत्र भी बता दिया है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभ्य विधात्री बड़दे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बड़दे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो। तो ये 2 तस्वीरें जहां पर मंदिर के दर्शन करने ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, कई बार ये तस्वीरें सामने आई। वहीं मंच से बकायदा चंडी पाठ वो करती नजर आई। कल उन्होंने अपना गोत्र भी बता दिया। और ये सब देखें तो क्या हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश ममता बनर्जी की है? क्योंकि नंदीग्राम में चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही ममता बनर्जी बदली नजर आ रही है। और अमित पांडे, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ममता बनर्जी अब मंच से ये मैसेज देने की कोशिश ये अभी से नहीं है। जैसे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, वो मंदिर जाने लगी, उन्होंने चंडी पाठ किया और बाकायदा बताती हैं कि जब वो रैली में आती हैं या सभा में आती तो उससे पहले चंडी पाठ करके आती हैं। और कल तो उन्होंने गोत्र भी बता दिया। या किस तरफ इशारा कर रहे हैं?
देखिए, ये साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ममता हिंदुत्व के जो एजेंडे हैं उसको अपने भी करीब रखना चाहती है और लगातार मतदाताओं कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती है कि जिस तरीके से बीजेपी जय श्री राम के नारे के साथ साथ आपको लुभाने की कोशिश कर रही है, तो हम भी चंडी पाठ या फिर अपने गोत्र के जरिए, हम भी भगवान देवी देवता के जरिए हम आपके करीब है। अगर आपको याद होगा सरस्वती पूजा को लेकर भी ममता बनर्जी की ओर से, उनकी पार्टी की, उनकी सरकार की ओर से, उनकी पार्टी की ओर से करीब 100 जगह पर हुगली, हावड़ा जहां मौजूद हैं, कोलकाता के आसपास सरस्वती पूजा के पंडाल लगाए गए थे और बीजेपी समर्थित जो पंडाल थे वो भी लगाए गए थे। तो ये ममता बनर्जी की जो शिफ्ट है, जो स्ट्रैटेजी है, उसमें हम ये साफ तौर पर हम देख सकते हैं। और अभी 6 चरण के चुनाव और होने हैं, तो जैसे जैसे आगे यह चुनाव प्रचार बढ़ेगा, हम यह हिंदुत्व की ओर, हम दोनों पार्टियों की ओर से ये बयान हम देखेंगे और अब ये जनता के ऊपर निर्भर करेगा कैसे वह इन दोनों पार्टियों के बयान को, एजेंडे को लेती है। बिल्कुल, रहिए जरा आप साथ। नंदीग्राम की हाई प्रोफाइल सीट पर सबकी नजर है। मुकाबला मुख्यमंत्री और उनके पुराने सिपहसालार के बीच है। दरअसल नंदीग्राम में मामला टाइट है क्योंकि यहाँ टफ फाइट है, इसलिए नंदीग्राम के वो लोग जो रोजगार के लिए बाहर रहते हैं वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। ये लोग भी नंदीग्राम के इस हाई प्रोफाइल चुनाव में अपने वोट की अहमियत समझते हैं। यहाँ तक कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान ई रिक्शा पे सवार लोगों को भी गहन चेकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ई रिक्शा में ये सभी लोग जो हैं और महिलाएं जो हैं वो नंदीग्राम में दाखिल हो रही हैं और इनका गहन चेकिंग हो रही है, बाकायदे वीडियोग्राफी हो रही है। जो इनके पास बैग वगैरह है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो बैग्स हैं उस बैग को खुलवा कर चेक किया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गहन चेकिंग कर रहे हैं और पूछा जा रहा है इनसे कि कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। और जब ये पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और लोकल पुलिस के जवान, तभी इनको यहाँ से जाने दिया जाता है। तो ई रिक्शा का भी इसी तरीके से गहन चेकिंग हो रही है। ये जो गाड़ी है वो नंदीग्राम से बाहर जा रही थी और इससे पूछा गया कि अब ये दोबारा आना चाहते हैं कि नहीं, और उसके बाद इनको जाने, जैसे कि ये ई रिक्शा को यहाँ पर रोका जा रहा है, ई रिक्शा को चेक किया जाएगा, बाकायदे पूछे जा रहा है कि इस बैग में क्या है। यहाँ पर कपड़ा जरा खोल के दिखाइए, जरा खोल के दिखाइए, खोलो जरा। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? कलकत्ता से। कलकत्ता से आ रहे हो? यही नंदीग्राम में रहते हो? हाँ, नंदीग्राम में बाड़ी है, घर है। हाँ, तो वोट करने के लिए, वोट देने के लिए, वोट देने के लिए आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज असम दौरे पर हैं और आज वो 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर पहुंचे। राहुल के मंदिर परिसर में पहुंचने पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनसे हाथ मिलाया। इसके बाद राहुल मंदिर के अंदर चले गए, वहां उन्होंने पूजा की। राहुल गांधी कामरूप में, नलबाड़ी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। असम में जीत की उम्मीद लगाए राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी मंगलवार को असम में प्रचार करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो प्रचार नहीं कर पाए। असम में दूसरे चरण के लिए कुल 39 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। तो कामाख्या मंदिर पहुंचे हैं राहुल गांधी और वहां पर पहुंचने के बाद बकायदा दर्शन किया, पूजा अर्चना उन्होंने की और कई कार्यक्रम उनके और रहने वाले हैं। लगातार राहुल गांधी जो है वो पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों पर। कामरूप में, नलबाड़ी में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम में जीत की उम्मीद लगाए राहुल गांधी लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी मंगलवार को असम में प्रचार करने वाले थे, लेकिन मौसम वहां पर खराब था, इसलिए ये प्रचार करने नहीं जा पाए। मास्क भैया, मास्क नहीं लगाया तो मास्क लटकाने के लिए। सॉरी ये देखिए, ये तमाम लोग हैं कि जिनको अपनी चिंता नहीं है और ना दूसरों की चिंता है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन इस जगह पर नहीं हो रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले फिर से डराने लगे हैं। इसके बावजूद लोग कोरोना नियमों के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। मुंबई के दादर सब्जी मंडी, दिल्ली और लखनऊ की सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ है। वहां कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन हुआ। तो 3 तस्वीरें हम दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की दिखा रहे हैं आपको।
जहां पर देखिए किस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही कर रहे हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए, बहुत ही कम लोगों के चेहरे पर आप मास्क देखेंगे। अगर मास्क किसी के चेहरे पर है भी तो वो सही तरीके से लोगों ने मास्क नहीं पहना है, जिससे जो खतरा, जिससे बचने के लिए दरअसल लोग मास्क लगाते हैं, वो खतरा टलेगा नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आएगी। सरकारें बार बार ये अपील कर रही हैं कि जब बहुत जरूरी हो तभी बाजार में निकलें, लेकिन बावजूद इसके लोग आराम से बाजार में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए। कोरोना के आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 53,480 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 354 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मरीज मिले उनमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। वहां एक दिन में 27,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। दीपक बिष्ट दिल्ली से हमारे साथ हैं, दिवाकर सिंह दादर मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं। और दिवाकर, बहुत सारे केसेस तो मुंबई में भी बढ़ रहे हैं, क्या अब लोगों में वो जागरूकता दिख रही है जिसके लिए बार बार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, अपील करते रहते हैं? देखिए, जागरूकता की जहाँ तक बात है अर्पिता, यहाँ पर जो 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच में जो तस्वीर दिखती है दादर की सब्जी मंडी में, वो बेहद ही डराने वाली होती है। ना सोशल डिस्टेंसिंग होता है, ना मास्क होता है। अब देखिए, भाई साहब ने जैसे ही कैमरा देखा उन्होंने मास्क लगा लिया। तो सबसे अहम चीज़ क्या है, आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? लगातार जो केसेज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये जो मंडी है, आप देखें तस्वीरें फिर से देखिए कि अभी भी जो भीड़ कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी इतने ज़्यादा लोग हैं इस मंडी में। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर फल मंडी लगती है, और फल मंडी में उसी तरह की भीड़ दिखाई देती है जिस तरह की भीड़ सब्जी मंडी में दिखती है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं लगातार, ये दादर की सब्जी मंडी इसीलिए है, और बीएमसी अब तक इस पर फैसला नहीं कर पाई है कि आखिर इससे कैसे निपटना है जो भीड़ हो रही है। तो जो तस्वीरें यहाँ पर हर सुबह नजर आती हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाली ही होती हैं। जैसे ही लोग कैमरे के रिजल्ट देखते हैं, प्रशासन का कोई आदमी पहुँचता है, तुरंत मास्क जो है वो नाक के ऊपर हो जाता है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में डराने वाली हैं। और जहां तक बीएमसी की बात है, बीएमसी को इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिर इस मार्केट को लेकर क्या करना है, या कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है इसी तरह से लापरवाह रहना है, या फिर लोगों को सख्ती के साथ नियम का पालन। रोक रही हूं दिवाकर आपको। इसी बीच बड़ी खबर आई है, पूर्व मेदिनीपुर में बम मिला है और इसकी संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। 10 से 12 बम जिंदा मिले हैं। मतदान से पहले बम मिलने से हड़कंप मच चुका है। कल ही आपको बता दें, नंदीग्राम में चुनाव होना है, मतदान होना है, कल दूसरे चरण का मतदान होना है, और उससे पहले पूर्व मेदिनीपुर में बम मिला है। 10 से 12 बम बताए जा रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मतदान से पहले बम मिला, 10 से 12 इनकी संख्या बताई जा रही है। जिंदा ये बम जो मिले हैं पूर्व मेदिनीपुर में, तो बंगाल में फिर बम बरामद हुए हैं। और जैसे जैसे चुनाव और नजदीक आते जा रहे हैं, मतदान के फ्रेजेस सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। मतदान से पहले ये बम मिले हैं, इनकी संख्या 10 से 12 बताई जा रही है। जिंदा ये बम बताए जा रहे हैं पूर्व मेदिनीपुर में। कल ही आपको बता दें, नंदीग्राम जहां पर सबसे टफ मुकाबला है, शुवेंदु अधिकारी है मैदान में और उनके सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वहां मतदान होना है। और उससे पहले ये बम वहां मिले हैं पूर्व मेदिनीपुर में, और 10 से 12 ये बम जो जिंदा हालत में वहां पर पड़े हुए थे। तुरंत जानकारी यहां पर दी गई, ये किसने बम यहां पर प्लांट किए, किसने इससे पहले देखा, फिलहाल अभी ये जानकारी सामने नहीं आई है। आशिका हमारे साथ जुड़ चुकी है इन्हीं जानकारियों के अपडेट के साथ। आशिका, देखिए, ये पटाशपुर है जहां पर पहले चरण में चुनाव तो हो चुका है, लेकिन पूर्व मिदनापुर में और दूसरी सीटों पर चुनाव होना बाकी है। नंदीग्राम जहां पर सबसे बड़ी लड़ाई देश की नहीं दुनिया की नजर है, जहां पर वहां भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो जीवित बम है, इनका मिलना, पुलिस की जो है वो भवें इस पर खड़ी हो रही हैं। और क्या साजिश थी, क्या इन्हें जो चुनाव होने वाले हैं जिन सीटों पर, वहां पर लाना था, क्या चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल करना था, ये जो है पुलिस छानबीन कर रही है। तो कल दूसरे चरण का देखिए मतदान होना है, और किस तरीके की मंशा या किस तरीके की साजिश दरअसल इन बम को ले जाकर करने वाले थे, कौन से वो लोग थे, फिलहाल अभी जांच का ये विषय है। लेकिन हड़कंप जरूर इलाके में मच गया जैसे ही लोगों ने ये तस्वीरें देखी। 10 से 12 ये बम बताए जा रहे हैं जो वहां मिले हैं। फिलहाल अब जांच आगे हो रही है।
और अब एक बार फिर से बात कोरोना की कर लेते हैं। बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य सरकारों ने निजी अस्पतालों को कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की अपील की है। और दिल्ली के अंदर हमने टेस्टिंग को बहुत बढ़ा दिया है। होली के और संडे की वजह से थोड़ा कम था 2 दिन, परंतु आज से हम 80,000 से ज़्यादा टेस्ट डेली करेंगे। और लोगों को आइसोलेट भी किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव है तो घरों में रखा जाएगा। उनके 30-30 कॉन्टैक्ट्स को भी ढूंढा जा रहा है ताकि इसको आगे फैलने से रोका जा सके। देखिए, कल 220 आईसीयू बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ 838 वार्ड के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें बढ़ाने के लिए कहा गया है। सरकारी हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारे बेड्स आईसीयू में और वार्ड्स में काफ़ी अवेलेबल है। और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के अभी भी 25% के आसपास है। कंफर्टेबल पोजीशन है, परंतु 3-4 हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड कम हो गए थे, इसलिए कल आदेश दे दिया गया कि 220 आईसीयू बेड्स 33 बिग हॉस्पिटल्स में बढ़ाए जाएंगे। वहीं कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब खतरा जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। लोग बार बार लापरवाही कर रहे हैं, जिसका खमियाजा कुछ ऐसा है कि 50 से ऊपर केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और लगातार, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि सावधानी हटने से क्या स्थिति हम अपने लिए ही पैदा करते हैं। अब जहां एक तरफ महाराष्ट्र में ये संकेत दिए जा रहे हैं कि लॉकडाउन लग सकता है, हालांकि अभी देखिए कोई आधिकारिक इसकी जानकारी नहीं है और सरकार ने भी ये सारी चीजें आप पर ही, यानी हम लोगों पर ही छोड़ी हैं कि अगर हम लापरवाही बरतते हैं तो लॉकडाउन लग सकता है। मास्क न पहनने पर कई जगहों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ वो सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं जो जरूरी हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले दिन भर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पर दिल्ली है कि मानती नहीं। इस वक्त हम मौजूद है जामा मस्जिद मार्केट के पास और यहाँ पर आप देखिए जो लोग आपको दिख रहे हैं, यहाँ आप उनकी संख्या से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने सीरियस वो कोरोना के लिए हैं। ये देखिए, ये शख्स है, इन्होंने मास्क गले के नीचे रखा हुआ है, कैमरा आया है तो मास्क ऊपर हो गया है। कुछ महिलाएं हैं जो मास्क पहने हुए हैं। यहाँ फिर तस्वीरों में आप देखेंगे कि दुकानों से बाहर निकल रहे हैं और मास्क नहीं पहने हुए। पर सबसे बड़ी बात यह कि जिन दुकानों में ये जा रहे हैं वहां पर भी इन्हें इस बात की मनाही नहीं की जा रही है कि आप मास्क ऊपर करके दुकानों के अंदर आइए। यहाँ देखिए तस्वीर, ये एक रेडी पे जहाँ पर सामान बिक रहा है, यहाँ एक शख्स है। अब ये दूसरी बार है कि दूसरी बार इन्हें कहना पड़ रहा है जब इन्होंने दोबारा ये मास्क निकालकर मास्क को पहना है। अब इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं आप जहां इस पूरी मार्केट में देखेंगे आपको नजर आ जाएंगी। लोग यहां पर घूमने आए हुए हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, वो मास्क नहीं पहने हुए हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपने कामों के लिए निकल रहे हैं, यहाँ देखिए एक शख्स आपको यहाँ नजर आएंगे। पीछे आप देखेंगे एक महिला है, दुपट्टा पहना हुआ है पर मास्क नहीं उन्होंने पहना हुआ, मुंह को कवर करने की जहमत नहीं उठा रहे। एक एक करके आप जितने लोगों को यहाँ पर दिखेंगे तो 5 में से कम 3 लोग ऐसे यहाँ मार्केट में नजर आ जाते हैं जो मास्क नहीं पहने हुए। और इसके साथ किसी तरीके की प्रशासन की तरफ से कोई तैयारियां नहीं है, कोई सिविल डिफेंस की टीम यहाँ नजर नहीं आती है, ना लोगों में खुद ये अवेयरनेस है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं सबसे छोटा और सबसे कारगर हथियार सिर्फ मास्क है, पर लोग उसके भी बिना यहाँ नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नकुल के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया दिल्ली। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, परमबीर की याचिका पर इस वक्त सुनवाई चल रही है बॉम्बे हाई कोर्ट में। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरअसल सवाल ये पूछा कि आपने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। ये सवाल पूछा गया कि पहले एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी और उसके बाद इस पर सुनवाई होनी थी। एक बड़ा सवाल हाईकोर्ट की तरफ से परमबीर सिंह को पूछा गया कि आखिरकार आपने इस पूरी मामले पर आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। आपको बता दें, इससे पहले दरअसल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा परमबीर ने खटखटाया था, जहां पर यह कहा गया कि ये पूरा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों नहीं ले गए। जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे परमबीर सिंह और कोर्ट की तरफ से फिलहाल ये कहा गया कि एफआईआर इस पर दर्ज क्यों नहीं कराई गई। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। विवेक, क्या कहा कोर्ट ने? अर्पिता, देखिए दोनों पार्टियों के बीच जिरह चल रही है। तो एक तरफ जो सरकारी पक्ष है उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो पीआईएल है वो बेबुनियाद है, इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो परमवीर के वकील है वो बार बार दलील दे रहे हैं कि काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर के महाराष्ट्र के गृह मंत्री के ऊपर, उसको लेकर जांच होनी चाहिए। लेकिन जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाई कोर्ट के, वो बार बार पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में एफआईआर क्यों नहीं की गई है, क्योंकि नियमों के अनुसार पहले एफआईआर होती है, उसके बाद कोई मामला
सेंट्रल एजेंसीज या फिर इंडिपेंडेंट एजेंसीज को दिया जाता है। तो इसी की जो है पूरी चल रही है और इसी वजह से जो कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस दत्ता वो बात पूछ रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगर सीबीआई की मांग कर रहे हैं या फिर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसीज की मांग कर रहे हैं तो पहला स्टेप ये होता है कि इस पूरे मामले में एफआईआर हो। तो जज बार बार यही परमवीर के वकील से पूछ रहे हैं कि पहले आप एफआईआर कराइए या फिर एफआईआर होगी तब हम इस पे कोई ऑर्डर दे सकते हैं। उसके बाद परमवीर के वकील ने साफ तौर पे एक जजमेंट को पढ़ते हुए बताया कि इससे पहले भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें बिना एफआईआर के भी कोर्ट ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं। तो ये पूरा मामला भी जो है चल रहा है, दोनों पक्ष अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं और जज दोनों पक्षों को सुन रहे हैं और हो सकता है कि विवेक नजर बनाए रखिए आप।